हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, जो फार्मर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑनगोइंग टॉक चल रही है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ऑफ़र दिया था कि 1.5 ईयर जो इम्प्लीमेंटेशन है 3 फार्म लॉस का, उनको आगे बढ़ा दिया जाए। तो उसके ऊपर उनकी बात नहीं बनी। अब जो है वो गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी वो फर्दर कंसेशन ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद बात की जाए, यहाँ से कोई भी नो सेकेंड अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। यूनियन गवर्नमेंट के जो लॉ ऑफिसर हैं, जो कि सॉलिसिटर जनरल एस बी राजू, उन्होंने इन्फॉर्म किया है फ्राइडे को कोर्ट को कि यूनियन गवर्नमेंट इस बात के लिए एग्री नहीं है कि जिन कैंडिडेट का पेंडेमिक की वजह से जो है प्रीलिम्स जो है वो प्रॉब्लम हुई है, प्रीलिम्स वो दे नहीं पाए हैं और उनकी एज जो है वो अब निकल चुकी है, तो वो नेक्स्ट जो प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट उनको कोई भी चांस देना नहीं चाहती है। अब नेक्स्ट सेकेंड पेज जो सिटी पेज है, इसमें ऑल द न्यूज़ आर रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड टू एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात की जाए सेकेंड जो सिटी पेज है, तो उसमें यहाँ पे जो कंट्रीज का जो फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो यूज़ करने वाला है एडवांस सिग्नलिंग एंड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, सेड ऑफिशियल्स ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो मॉडर्न यूरोपियन ट्रांजिट कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 सिग्नलिंग को जो है वो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कम्युनिकेशन बैकबोन जो है उसको अडॉप्ट करेगा। अब अगर ये जो सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी है वो फर्स्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस रेल नेटवर्क बन जाएगा इंडिया में, और इसको डिज़ाइन किया जाएगा स्पीड ऑफ अराउंड 180 किलोमीटर पर आवर से। अब यहाँ पे जो ETCS की जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो इंटरऑपरेबिलिटी ट्रेन मूवमेंट जो है वो क्विक फ्रिक्वेंसीज के साथ हो सकता है, जिससे कि पेशेंट का जो वेटिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पेज है, इसमें सारी की सारी जो नॉर्थ एंड ईस्ट पेज है पॉलिटिकल न्यूज़ है। अकालीज एंड आप स्प्रेडिंग लाइज। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोविड की सिचुएशन के ऊपर बात की जा रही है। नेक्स्ट आज के जो एडिटोरियल है उसमें जो सबसे फर्स्ट एडिटोरियल है उसमें बात की गई है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है और जो फार्मर्स है, अगर उनकी बात हो रही है तो जो सुप्रीम कोर्ट है जिसने बीच में इंटरवीन किया था उसको एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव का वर्क है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बात की गई है कि किस तरह से जो कास्ट और जो सेंसस है आने वाले टाइम में उसको किया जा सकता है, और किस तरह से जो NSSO का सर्वे होता है और जो सेंसस होता है उन दोनों को कोलैबोरेट करके काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट है वो निकाला जा सकता है और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो यूनिट है पुणे में, वहाँ पे किस तरह से जो आग है वो लगी और उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट कंपनी को क्या लॉस हुआ है और वैक्सीन की सप्लाई में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड लेवल पे, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल है, तो गवर्नमेंट जो सेंटर ने ऑफ़र किया है फार्मर्स के लिए कि वो जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए 18 मंथ का सस्पेंशन कर रही है, और फार्मर का जो अनरेस्ट है, अब यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो लॉ के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट फोर्सेस जो हैं, अब जो मार्केट फोर्सेस हैं जो बिचौलिए हैं उनके कहने पे जो फार्मर्स हैं वो उन्होंने गवर्नमेंट का ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। तो उनकी कांस्टेंट डिमांड है कि जो लॉज हैं उनको रिपील कर देना चाहिए और लीगल गारंटी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की है वो देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन डिमांड्स को जो है वो नहीं मान रही है। अब जो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एक ऑप्शन दिया है कि वो
जो लॉ है उसके इम्प्लीमेंटेशन को 18 मंथ आगे बढ़ा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। बट यहाँ पे जो सेंटर है उसका इग्नोरेंस, इनसेंसिटिविटी, इसकी वजह से जो है करंट जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो भी वायबल मेजर लिए जा सकते हैं इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, वो लेने चाहिए और एक एग्रीमेंट जो है फार्मर्स के साथ किया जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से एनवायरनमेंट बनाना चाह रही है, ट्रस्ट का एनवायरनमेंट, जिससे कि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें एक तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। कंसल्टेशन जो भी चल रही है गवर्नमेंट लेड पॉलिटिकल प्रोसेस से, और सुप्रीम कोर्ट उसने जो भी अनवारंटेड रोल अपने लिए दिया है उसको वहाँ से एक तरह से फ्री हो जाना चाहिए, और गवर्नमेंट और जो फार्मर्स बॉडीज़ हैं उनको जो टॉक है करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो एजिटेशन अगर एंड होता है तो गवर्नमेंट के कंसेशन देने से, तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक तरह से विक्ट्री है। गवर्नमेंट जो है उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ हैं उसको फार्मर बॉडीज़ को परेशान करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो मूवमेंट में आए हुए लोग हैं उनको भी अलग से उनको एक तरह से टैग नहीं देना चाहिए, खालिस्तान मूवमेंट का या पीएफआई जो है या सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है या खालसा एड है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे फार्मर्स का जो डिमांड है कि वो रिपब्लिक डे पे दिल्ली के अराउंड विसिनिटी में जो ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं उनको ये अनजस्टफुल डिमांड जो है नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज इससे जो इंडिया की इमेज है वर्ल्ड लेवल पे, अगर कोई भी डिसरप्शन होता है तो उससे पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो इमेज है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। बात की जाए फायर वार्निंग, सीरम इंस्टीट्यूट ब्लेज हाईलाइट्स द नीड फॉर जीरो टॉलरेंस सेफ्टी प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे जो भी डेडली फायर हुई है, अपकमिंग जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पुणे में, उसने एक तरह से शॉक वेव भेजी हैं, बिकॉज वो एक की रोल प्लेइंग कंपनी है कोविड-19 की फ़ाइट में। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की जो कोविडशील्ड वैक्सीन है, अब यहाँ पे फायर वर्कर जो एंगेज थे कंस्ट्रक्शन में, उनमें 5 लोगों की जो है वो मौत हो गई। एंड देयर आर इंडिकेशन दैट जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। लगभग 1000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ है कंपनी का। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल कंसर्न है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तो नियर वो थोड़ी अबे थी कोविडशील्ड यूनिट से। अब यहाँ पे कंपनी जो है रेपुटेडली जो वर्ल्ड बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, और यहाँ पे ये ग्लोबल इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूशन है, और वो सेवरल 100,000 मिलियन डोजेज़ जो हैं कोविडशील्ड के वो आने वाले टाइम में अलग अलग कंट्रीज़ को पहुंचाने वाली है, इंक्लूडिंग जो लेस एफ्लुएंट कंट्री हैं, कम अमीर नेशन है, डिपेंडिंग ऑन कोवैक्स इनिशिएटिव लेड बाय WHO टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशन एंड मूव टूवर्ड्स नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे अगर इस तरह का जो है वो पुणे फैसिलिटी में होता है तो ये जो वार अगेंस्ट पेंडेमिक है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो महाराष्ट्र और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनको रिस्पॉन्सिबली वहाँ पे रिंग फेंसिंग करनी चाहिए वैक्सीन प्रोडक्शन को अगेंस्ट कोई भी थ्रेट होती है, इंक्लूडिंग द वन फ्रॉम नॉर्मली गेट्स लो इम्पोर्टेंस इन इंडिया, जो कि फायर सेफ्टी है। इंडिया में फायर सेफ्टी के ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे इनिशियल असेसमेंट जो किया गया है थर्सडे को जहाँ पे वो फायर हुई थी, वो इन फ्लेमेबल मटेरियल सेट अ फायर बाय स्पार्क जनरेट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। तो कंस्ट्रक्शन वर्क के से की वजह से जो है स्पार्क जनरेट हुआ, ट्रैपिंग एंड एसिम्पसाइजिंग वर्कर्स। तो इसकी वजह से जो है कंपनी ने सॉल्यूशन ऑफर सोलेटियम ऑफ़र किया है फैमिलीज़ ऑफ विक्टिम को, मतलब कुछ ना कुछ मनी प्रोवाइड किया है, और जिसमें कि माइग्रेंट्स हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से। लेकिन यहाँ पे बिगर टास्क क्या है, कन्वेंस करना वर्ल्ड को दैट क्रिटिकल वैक्सीन सप्लाइड आर नॉट जियोपार्डाइज बाय लैक्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। गवर्नमेंट
और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनका जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो उन्होंने इतने अच्छे से फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे वो टाइम और टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और कोविड-19 की एक तरह से बैकअप कॉल है गवर्नमेंट के लिए, जो सप्लाई बॉटलनेक्स और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है उनको दूर किया जाए और जो वैक्सीन है उसको इस तरह से बनाया जाए कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर नीड्स को भी पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे अप्रूव्ड वैक्सीन जो है वो सारी कंट्रीज़ में पहुँचाई जा रही है और जो बायलैटरल डील्स हैं वो कोवैक्स इनिशिएटिव जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ तक वैक्सीन पहुंचानी थी, उस इनिशिएटिव को कहीं ये हार्म ना करे कि इंडिया जो है वो अलग अलग कंट्रीज से बायलैटरल टाइज कर रहा है और सभी को जो है वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। अब यहाँ पे क्लोज टू 3 बिलियन डोजेज़ और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है वो बल्क ऑफ ओवर 10 बिलियन डोजेज़ जो हैं वो डिफरेंट वैक्सीन्स उनके पास ऑर्डर है अभी तक। इंडिया जो प्रोडक्शन है वो एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है इस डिमांड को पूरा करने के लिए और इंडिया को जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए प्रिसीशन, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस में होता है, स्पेस में होता है। अब फायर सेफ्टी के भी जो हाई स्टैंडर्ड हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो डब्ल्यूएचओ का जो मॉडल गाइडेंस है फार्मा यूनिट्स के लिए एम्फेसिस है कि अवेलेबिलिटी ऑफ साइट सिक्योरिटी, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम, मैकेनिकल और मैनुअल वेंटिलेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर ड्रिल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी जल्दी की जानी चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जो बढ़ेगी वो आगे चल के काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जाए केरला हाउस रिजेक्ट कैग फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे जो केरला असेंबली है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो केरला की असेंबली है वहाँ पे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उन्होंने फाइंड किया था कि केरला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड है उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क किया है बाय फ्लोटिंग मसाला बॉन्ड टू रेज फंड फॉर द स्टेट डेवलपमेंट फ्रॉम फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे जो कैग की रिपोर्ट है वो कहती है कि केरल गवर्नमेंट ने जो मसाला बॉन्ड हैं उसका इलीगली यूज़ करके स्टेट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मनी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो है कि कैग जो है क्या है, उसका क्या वर्क होता है। आप ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात की जाए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वो हेड है इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का और चीफ गार्डियन है पब्लिक पर्स का। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल वॉज एस्टेब्लिश इन 1858 जब ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लिया था इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी से। 1860 में एडवर्ड ड्रोमोंड जो हैं उनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट ऑडिटर जनरल। 1866 में पोजीशन को रीनेम किया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। 1884 में उसको रीडिज़ाइन किया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का जो जुरिस्डिक्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी बढ़ गया 1958 में और 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनेक्ट किया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, जिससे कि कैग जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ड्यूटीज़ फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। 1976 में कैग को रिलीव किया गया फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 148 ब्रॉडली डील्स विद कैग अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। आर्टिकल 149 जो है वो ड्यूटीज़ एंड पावर की बात करता है। आर्टिकल 150 अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में ऑन एडवाइस ऑफ कैग प्रिस्क्राइब। तो अब यहाँ पे कैग के फंक्शन क्या है, कैग ड्राइव्स द ऑडिट मैंडेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज़ पावर्स कंडीशन एक्ट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेगुलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स। तो कैग के जो भी अकाउंट्स रिलेटेड ऑल एक्सपेंडिचर हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो
सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर जो कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, एज वेल एज कंटेंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, वो सारे की सारे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, अदर जो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में वो हैं, उनको वो ऑडिट करता है। ही ऑडिट्स द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सिडेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट रेवेन्यूज। He advised the president with regard to prescription on form in which the accounts of center state shall be kept, किस फॉर्म में रखे जाने चाहिए। अब कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है क्रिएटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कैग जो है ऑडिट रिपोर्ट वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को प्रोवाइड की जाती हैं। अब यहाँ पे बात आई थी मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड क्या है? दीज आर द बॉन्ड इशूड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन एंटिटी इन इंडियन करेंसी। मतलब ये इंडियन जो एंटिटी है वो इंडिया के बाहर रिलीज़ करती है, जिससे कि बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में मनी इन्वेस्ट कर सकें कोई भी डेवलपमेंट के वर्क के लिए। अब यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव जो है मसाला बॉन्ड के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करना, इग्नाइट इंटरनल ग्रोथ बाय बोरोइंग्स एंड इंटरनेशनलाइज द इंडियन रूपी। अब यहाँ पे कोई भी जो रिस्क होती है वो इन्वेस्टर को वियर करना होता है, लॉस बोरोवर को नहीं। अब फर्स्ट मसाला बॉन्ड जो इशू किया गया था वर्ल्ड बैंक ने 2014 में किया था टू फंड एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है इन्वेस्टमेंट ब्रांच है वर्ल्ड बैंक की, उसने 10 ईयर का 10 बिलियन इंडियन रुपी बॉन्ड नवंबर 2014 में इशू किया था। और इंडिया का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है उससे मनी को इंडिया में लाने के लिए, जिससे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो रिज़र्व बैंक ने सेटअप किए हैं। कोई भी कॉरपोरेट और इंडियन बैंक है वो एलिजिबल कर सकता है बॉन्ड को। और मनी जो भी रेज़ हुआ है इस बॉन्ड के थ्रू, उनको रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। और मनी जो रेज़ है उसको कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि सिक्योरिटी है, जो कि शेयर मार्केट वगैरह है, उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मसाला बॉन्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अब सबसे पहली चीज़ इसमें ये है कि जो भी ऐसी जगह पे हो सकते हैं रेसिडेंट ऑफ सच कंट्री जो कि FATF का मेंबर है, और सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर उस कंट्री का जो है वो भी मेंबर होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का। और ये जो बॉन्ड्स हैं वो सब्सक्राइब किए जा सकते हैं रीजनल और मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया इज़ अ मेंबर कंट्री। अब इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 इयर्स का होता है। अगर 50 बिलियन से ज़्यादा मनी रेज कर रहे हैं तो 5 इयर्स का होता है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? इन्वेस्टर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया एसेट्स आर एलिजिबल। दूसरा HDFC, NTPC, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वो कुछ इंडियन एंटिटीज़ हैं जिन्होंने मनी रेज किया है मसाला बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे बात की जाए तो ट्राइबल टैबू हॉन्ट्स केरला कपल। अब यहाँ पे एक केरला के कपल की बात चल रही है जिन्होंने जो है वो मैटरनल कज़न से मैरिज की है दोनों ने। तो यहाँ पे जो ट्राइब की बात चल रही है वो है मुथु वन ट्राइब, जो कि केरला की एक ट्राइब है। और उन्होंने जिस तरह से मैरिज की वो उनकी कम्युनिटी में प्रोहिबिट है, जिसकी वजह से उनको टेरिटरी से बाहर निकाल दिया गया। तो ये केस है। अब यहाँ पे कोवैक्सीन जो है उसकी एफिकेसी प्रूव नहीं हुई है यूके के जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है उसके लिए। अब यहाँ पे जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसका जो ड्राई रन है उसकी वजह से सेवरल सॉफ्टवेयर ग्लिचेस उसमें आ रहे हैं। अब यहाँ पे 13 काइंड ऑफ ग्लिचेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है ड्यूरिंग ड्राई रन ऑफ कोविन वैक्सीन मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो और यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ जो के विजय राघवन है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर ये बात रखी गई है। अब कोविन जो है वो बैकबोन है गवर्नमेंट की ड्राइव की, जिसमें वो 30 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन बेनिफिशरीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट फेज़ में। अगर किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी बड़ा जो है मुश्किल आ सकती है, बिकॉज़ ये जो है प्लेटफॉर्म ये रिकॉर्ड करने वाला है कि किस बेनिफिशरीज़ को क्या वैक्सीन प्रोवाइड की गई है,
कब उसको वो डोज प्रोवाइड किया गया, क्या उसके एडवर्स इवेंट थे और किस तरह से उसने जो है वैक्सीन जिसको इनएक्यूलेट की गई है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर किसी भी तरह का टेक्निकल ग्लिच आता है तो इतना बड़ा जो डाटा है अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वैक्सीन जो है उसकी जो ड्राइव है काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रीज़न, यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि क्यों बेनिफिशरी को वैक्सीनेटेड नहीं किया गया। डिले इन एसएमएस डिलीवरी टू बेनिफिशरीज और बेब लिंक दैट अलाउड एडवर्स इवेंट टू रिपोर्टेड नॉट वर्किंग। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे म्यांमार, मॉरिशस एंड सीशेल्स, इनको कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो मिल चुकी है। अब SII का जो फायर डैमेज है उसकी वजह से एस्टिमेटेड 1000 करोड़ रुपीस का उनको लॉस हुआ है। CBI ने बुक किया है कैम्ब्रिज एनालिटिका और दूसरे फर्म जो कि डाटा थेफ्ट केस में उनको बुक किया गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कैम्ब्रिज एनालिटिका UK लिमिटेड एंड ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड उनको इलीगल हार्वेस्टिंग पर्सनल डाटा ऑफ अबाउट 5.62 लाख इंडियन यूजर्स ऑन फेसबुक थ्रू एन एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे बुक किया गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए तो न्यूज़ है कॉल टू मेंटेन डाटा ऑफ क्राइम अगेंस्ट डिसेबल्ड। तो ग्रुप ऑफ ओवर 90 डिसेबिलिटी राइट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो NCRB जो भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो भी अपना डाटा रखता है तो उसको डिसेबल्ड के अगेंस्ट जो भी क्राइम हुआ है उसका डाटा अलग से रखना चाहिए। अब यहाँ पे इंडिया जो है प्रपोज कर रहा है एक्सपेंड रिसर्च टूरिज्म इन द आर्कटिक। तो जो इंडिया ने न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है उसमें साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल टूरिज्म, मिनरल ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं आर्कटिक रीजन में। इंडिया ने सबसे फर्स्ट जो अपना साइंटिफिक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था आर्कटिक में वो 2007 में किया था। अब यहाँ पे ड्राफ्ट पॉलिसी है वो पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन है अंटिल जनवरी 26 और उसको प्रिपेयर किया गया डेलिब्रेशन अमंग सेवरल मिनिस्ट्रीज़। अब इंडिया जो है एक्सपेक्ट कर रहा है गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च वो साइंटिफिक रिसर्च को लीड करेगा इंडिया की अर्थ साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, जियो साइंस में, क्लाइमेट चेंज में, आर्कटिक रीजन में ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट जो वर्ल्ड न्यूज़ का पेज है उसमें इम्पॉर्टेंट है इंडिया जो बाइडेन जो है रिस्पेक्ट करता है सक्सेसफुल इंडिया US टाइज को। तो US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन वो रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं सक्सेसफुल जो बाई पार्टीशन रिलेशनशिप है द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनके ऊपर वाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनका कहना है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट बिडेन उन्होंने इंडिया को विज़िट किया है बहुत बार, रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यूज़ द लॉन्ग जो सक्सेसफुल रिलेशन है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। अब बाइडेन जो है वो इंडिया में विज़िट किया था 2008 में जहाँ पे सिविल न्यूक्लियर ड्रिल हुई थी इंडिया और USA के बीच में और सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के वो हेड थे। तब उन्होंने की रोल प्ले किया था डील को कराने में। 2013 में विजिटेड इंडिया अगेन, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। 2014 में जो है जॉइंट सेशन ऑफ US कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जहाँ पे एड्रेस किया था। तो काफ़ी हद तक जो है वो ये रहने वाला है। अब यहाँ पे बात की जाए पेंडेमिक ने जो स्टेट की बोरोइंग्स हैं उसको 82.5% तक अप कर दिया। स्टेट बोरोइंग ड्यूरिंग अप्रैल से दिसंबर 2020 82.5% हायर हैं करस्पॉन्डिंग पीरियड प्रीवियस ईयर से। अब यहाँ पे टिल दिसंबर 11 2020 स्टेट ने जो है 4.6 लाख करोड़ मार्केट से बोरो किया है। दूसरी तरफ बात की जाए GST का जो शॉर्टफॉल है वो 36,000 करोड़ जो है वो सेंटर ने बोरो किया है और स्टेट को पास ऑन किया है क्योंकि GST में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वजह से मनी में थोड़ी कमी आई। कम जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ, उसको पूरा करने के लिए सेंट्रल ने बोरो किया है मनी। अब करंट फाइनेंशियल ईयर का जो फिगर है वो उसमें प्रीवियस ईयर से थोड़ी ज़्यादा बोरोइंग हुई है और डाटा अवेलेबल जो रेवेन्यू रिसिप्ट का है 21 स्टेट्स का उसमें रिवील किया गया है स्टेट जो है 37% ऑफ फुल बजट टारगेट ही उनका मनी जो है वो रिसीव हुआ है और लास्ट तक वो है 52% पहुंचने वाला है। तो बहुत सारा जो मनी है वो कम है स्टेट्स के पास। थैंक यू वेरी मच।